नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र में बिहार की तर्ज पर आरक्षण लागू करने की मांग कर एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गरमा दिया है। सियासी हलकों में आरक्षण को लेकर चर्चा है। वहीं उनके पार्टी के कुछ दूसरे नेता जो हैं आरक्षण खत्म करने की वकालत भी करते हैं। यही नहीं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो है बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप विरोधी लगाते रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पे हम बात करने आए हैं आरजेडी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो किस तरह इत्तेफाक रखते हैं मुख्यमंत्री के बयान से। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आरक्षण जो बिहार में जिस तरह से लागू है उस तरह से केंद्र में भी लागू होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, नीतीश कुमार जी ने यह बयान दे करके भाजपा जो एक रोहिणी कमीशन बनाई है दिल्ली में, वो बाइफरकेशन करने के लिए, इसी तरह के फार्मूला को लागू करने के, ये इनको आभास हो गया। तो इसलिए भाजपा को यह क्रेडिट नहीं मिले, भाजपा को यह श्रेय नहीं मिले, इसलिए नीतीश कुमार जी ने इस तरह का बयान दिया है। और वस्तुतः आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो तो आरक्षण की समीक्षा की बात करती है, आरक्षण यानी ख़त्म करने की बात करती है, आरक्षण में संशोधन की बात करती है। लेकिन उस बात को ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखती है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस पर बयान देने के बजाय नीतीश कुमार जी से ये मांग हम लोग कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी इसको लागू करवाते। सरकार में यहाँ से लेकर के केंद्र में मिली जुली इनकी सरकार, इनके समर्थन से वहाँ की भी सरकार है, तो फिर भी इस तरह की भ्रामक बातें नीतीश कुमार जी कह करके क्या करना चाहते हैं? मौजूदा वक्त में मतलब जो आरक्षण की बात की है मुख्यमंत्री ने, क्या लग रहा है आपको कि उनको इस वक्त में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? ज़रूरत पड़ गई कि नीतीश कुमार जी का कोई अपना सिद्धांत नहीं है। हम तो यहाँ तक मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के हर विचारों से, हर सिद्धांतों से सहमत हैं। तो फिर क्यों नहीं अपने पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर लेते हैं, और जो नीतीश कुमार जी का बयान होता है वो भाजपा के बयान होता है, भाजपा के बयान जो होता है वो नीतीश कुमार जी का होता है। ये अलग पार्टी का, इनका अस्तित्व का क्या मतलब है? हर बिंदु पर अभी किसान के आंदोलन हुआ, उस पर भी समर्थन, एनआरसी पर भी समर्थन, सारे बिंदु पर इनका समर्थन होता है। जहाँ से ये इत्तेफाक नहीं रखते थे पहले, इनकी जो पार्टी बनी थी अलग सिद्धांत था, अलग इनका ये था। ये बताएं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आरक्षण की बात की, लेकिन उनके ही पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि जो जिन्हें पहले एक पीढ़ी को आरक्षण मिल गया है, दूसरी पीढ़ी के लोगों को छोड़ देना चाहिए। इस बात का तो उन्हीं का प्रवक्ता, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने कहा था, अजय आलोक जी ने। जी जी। लेकिन इसका खंडन स्वयं नीतीश कुमार जी ने किया है। तो अब नीतीश कुमार जी की बात सही है कि अब उनके प्रवक्ता का बयान सही है। उनके प्रवक्ता का बयान का मतलब होता है कि उनकी पार्टी का अधिकृत बयान होता है, वही प्रवक्ता अपनी बात को रखते हैं। प्रवक्ता का कुछ अपना निजी बयान नहीं होता। लेकिन अब पार्टी का अधिकृत बयान है वो कि नीतीश कुमार जी का ये व्यक्तिगत बयान है, ये नीतीश कुमार जी बताएंगे बेहतर। आप आरजेडी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप बताएं कि बिहार की क्या स्थिति है। बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा को आरक्षण जिस तरह से लागू किया गया है मिल पाता है, या फिर यहाँ भी कुछ संकट है और ये सिर्फ कहने की बात है? देखिए, बिहार में तो 1978 में जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन के अनुशंसा के आलोक में बिहार में आरक्षण 26% दिया था, जिसका ब्रेकअप था 12% अति पिछड़ा वर्ग के लिए, 8% पिछड़ा वर्ग के लिए, 3% आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए और 3% महिलाओं के लिए। जिसको समय के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, रीशेड्यूलिंग हुआ है। जैसे झारखंड का बंटवारा हो गया, तब फिर आरक्षण इसमें बढ़ गया। तब बढ़ने के बाद फिर रीशेड्यूलिंग हुआ और लालू जी का फेज आया, तो लालू जी ने इसमें संशोधन किया कि वह आर्थिक रूप से जो आरक्षण था बिहार के अंदर, उसको समाप्त करके
इसको रीशेड्यूलिंग किया। इस तरह से आरक्षण समय टू समय चेंज होते रहे हैं और आज जो आरक्षण लागू है बिहार के अंदर वह है 16% नौकरियों में 16% है अति पिछड़ा वर्ग के लिए और 14% है 18% है अति पिछड़ा वर्ग के लिए और 14% है पिछड़ा वर्ग के लिए और बाकी है 2% महिलाओं के लिए। यही आरक्षण का आज है स्वरूप बिहार के अंदर है। जी जी जी। आपके जो बॉस हैं मतलब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हमेशा जातिगत जनगणना की मांग करते रहे हैं। ट्वीट करके कई बार उन्होंने इसके बारे में कहा है। खास करके उन्होंने कहा कि अगर एनआरसी एनपीआर जैसे चीज़ें लाई जा रही है और ये करवा रही है सरकार तो जातिगत जनगणना का एक कॉलम क्यों नहीं बना देती। अब नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि एक बार जातिगत जनगणना हो ही जाना चाहिए। तो इस पे आप किस तरह से इत्तेफाक रखते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए इस तरह की बात तो 1931 में जातीय सेंसस हुआ था। उसके बाद कोई जातीय सर्वेक्षण जातीय जनगणना नहीं हुआ, लेकिन हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी बहुत पहले ही इसके लिए आंदोलन भी किए, मांग भी किए। एक बार जातीय जनगणना ठीक से हो जाए उससे क्या हुआ कि दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। आज भ्रामक न्यूज़ दिया जाता है आबादी के बारे में, उससे स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा और उसके बाद जो बजट बनेंगे या जो नीतियां बनेगी सरकार के उस आबादी के अनुरूप बनेगी। यह मांग हमारा पुराना है। नीतीश जी आज ये मांग कर रहे हैं और नीतीश जी को मांग करने के बजाय तो अपने सरकार पर दबाव दे करके इसको लागू करवाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार जातीय जनगणना के सर्वेक्षण के नाम पर, सर्वे के नाम पर इसका रिपोर्ट आया उसको भी प्रकाशित नहीं किया। कहा कि इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, त्रुटियां हैं, ये सब कह करके उसको रिपोर्ट को भी बाहर आने नहीं दिया। तो हम लोग तो ये पुराना मांग रहा है, आज भी ये मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही है वह बातें मांग करने के बजाय वो सरकार पर दबाव दे करके जातीय जनगणना करावें। बात जातीय जनगणना की हो या फिर आरक्षण की, लोग कहते हैं कि चंद लोग ही इसका फ़ायदा उठाते हैं। खास करके पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कहते हैं कि चंद लोग ही इसका फ़ायदा उठाते हैं। आप ये समझाएं जनता को कि अगर जातीय जनगणना होती है तो उन्हें क्या फ़ायदा होगा। जातीय जनगणना से सबसे बड़ी बात ये होगी, आखिर अंग्रेज़ के ज़माने में जातीय जनगणना हर 10 साल पर होता था। आप देखें कि आज़ादी के बहुत पहले से 31 तक हुआ, 31 के बाद 41 में इसलिए नहीं हुआ कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था और 41 के बाद फिर ये मौका मिला नहीं, 47 में देश आज़ाद हुआ। तो 31 के बाद जो हमारा जो आज जातीय आंकड़ा है वह बिल्कुल 1931 का है। तो आज समझिए कि 1931 से लेकर के आज 2000 हम 21 में प्रवेश कर गए हैं। तो इतने लंबे अवधि के अंतराल में किन जातियों का क्या स्थिति है उसका आकलन करना हमारे लिए कोई ख़राब बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, ताकि उस आबादी के अनुरूप हम नीतियों को बना सकें, हम बजट को बना सकें और उसके अनुसार जो पीछे रह गए हैं, जिनकी आबादी बहुत है और जिनका शिक्षा नहीं है, जिनका नौकरी नहीं है, उनके लिए हम रोज़गार और नौकरी का व्यवस्था कर सकें बजट में। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर जातीय जनगणना होती है तो खास करके जो दलित लोग हैं, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, उन्हें ज़्यादा मतलब उनको हक और अधिकार मिलेगा। निश्चित रूप से अब जातीय सर्वेक्षण अगर हुआ, जातीय जनगणना हुआ तो उनकी आबादी बढ़ गई है और उनका विकास नहीं हुआ है। तो आबादी बढ़ गई है और विकास उस रफ्तार में नहीं हुआ, उस अनुपात में नहीं हुआ है, तो उन्हीं को फ़ायदा होगा। और जिनका विकास हो गया है, जिनके आबादी के अनुरूप या आबादी से लगभग, तो उनकी तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो उनको होगी कि जिनकी आबादी कम है और आरक्षण की मांग अधिक करते हैं, लाभ की मांग अधिक करते हैं, हिस्सेदारी की बात अधिक करते हैं। लेकिन जिनकी आबादी है और आज विकास के मामले में हाशिए पर हैं, उनके लिए नई नई योजनाएं बनेगी। उस पर योजना आयोग से लेकर के बजट तक में काम होगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी, जिनका कहना था कि नीतीश कुमार जो आरक्षण की राग अलाप रहे हैं उसे अलापने के बजाय वो केंद्र पर दबाव डाल करके जो है उसे लागू करवाएं और जो जातीय जनगणना की वो बात कर रहे हैं
वो भी कह रहे हैं कि अब तक करवाना चाहिए, और क्योंकि मतलब 1931 के बाद उसे अपडेट नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में एक बड़ा तबका है जो अपने सही अधिकार से वंचित है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।